हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के बारे में। यानी कि जब भी आप सेल करते हो या फिर अदरवाइज इंड एस 115 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो तो कैसे कैसे ट्रांजैक्शन फ्लो करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टेप में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। एक पीजीआई होके जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी एंट्री क्या होती है, कैसी होती है, कैसे फ्लो करता है। और दूसरा कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हो वहाँ पर कैसे प्रोसेस फ्लो करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पीजीआई बेस्ड रेवेन्यू के बारे में। ठीक है, ये इमेज दिखाने से पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि सेल्स ऑर्डर क्रिएट होता है। आपको परचेज ऑर्डर आया कि भाई साहब मुझे ये चीज़ आपसे खरीदना है। मान लीजिए किसी ने बाहर वालों ने आपसे परचेज ऑर्डर दिया आपको, तो आप क्या करोगे, VA01 से आप क्या करोगे, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे। ठीक है, जिसमें आपका सिस्टम का डिमांड रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर ओबीडी होगा, आउटबाउंड डिलीवरी। यहाँ पर VL01N से आप ऑर्डर कंफर्मेशन के बाद आउटबाउंड डिलीवरी ओबीडी क्रिएट होती है। ओबीडी नंबर आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ओबीडी क्रिएट होने के बाद पीजीआई होता है। डिलीवरी प्रोसेस में एक पीजीआई प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसको पोस्ट गुड्स इशू बोलते हैं, जिसका गुड्स डिस्पैच करने का समय आ गया है, इसका इंडिकेशन ये होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पीजीआई होता है उसकी जगह पर ओबीडी के बाद पीजीआई होता है। तो पीजीआई की जगह पर आपका क्या होता है, WA डॉक्यूमेंट जनरेट होता है और यहाँ पर एक एंट्री पास होती है जहाँ पर इन्वेंट्री को आप क्रेडिट करते हो। तो बैलेंस शीट में आपका इन्वेंट्री कम हो जाता है क्योंकि अब वो निकलने वाला है, जाने वाला इन्वेंट्री का मूवमेंट होने वाला है। और कॉग्स यानी कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा बुक करते हो, कॉग्स बुक करते हो। तो ये कॉग्स डेबिट टू इन्वेंट्री। इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस क्रिएट होता है और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री रिड्यूस होती है। ठीक है, अब आता है टाइम इसके बाद बिलिंग करने का। ठीक है, आपने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है VA01 में। अब VF01 से आप कस्टमर बिलिंग इनवॉइस जनरेट करते हो, जिससे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, डॉक्यूमेंट टाइप DR। ठीक है, जिसमें आप बात करते हो कि कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हो, सेल्स रेवेन्यू को क्रिएट करते हो और आउटपुट जीएसटी को क्रिएट करते हो। यानी कि यहाँ पर डेटर्स खड़ा होता है आपका बैलेंस शीट में जाकर। उसके बाद आपका पीएनएल अकाउंट में आपका रेवेन्यू बुक होता है और बैलेंस शीट में जाकर आउटपुट टैक्स की जो जीएसटी लायबिलिटी होती है वो जनरेट होती है। तो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अकाउंट में रिकॉर्ड होती है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 और सेक्शन 31 के हिसाब से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकॉर्डिंगली ये एंट्री पास हो गई तो आपके रेवेन्यू इंक्रीज हो गई और बैलेंस शीट में आपका डेटर्स जो है ना क्रिएट हो गया और आउटपुट टैक्स के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं कस्टमर पेमेंट रिसीव होने पर F28 से इनकमिंग पेमेंट को पोस्ट किया जाता है, जो कि डीजेट टाइप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं। अब कस्टमर को आपने माल बेचा है तो पैसा तो लोगे, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि आपने जहाँ पर एंट्री पास की थी यहाँ पर डेटर्स टू सेल्स, तो अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करके आपने पैसा ले लिया। अब इनवॉइस क्लियर हो जाता है, कस्टमर ओपन आइटम FBL 5N में क्लोज दिखते हैं। ठीक है, और TDS डिडक्ट करता है जब आपका, यहाँ पर बात करते हैं कि बैंक जो है ना आपका पेमेंट आया तो TDS डिडक्ट करते हुए अगर पैसा आया तो TDS रिसीवेबल डेबिट हो जाता है। ठीक है, जो कि TDS पेबल के टाइम में आप उसको क्रेडिट कर दोगे टू कस्टमर अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, और उसके बाद इनकम टैक्स का 194CJ जो भी एप्लीकेबल होता है वो आपको 26AS वगैरह में रिफ्लेक्ट करेगा। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन होने पर फेमा कंप्लायंस के तहत बैंक FT नंबर और पर्पस कोड जनरेट करता है ये पैसा आने पर, और आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर गुड्स एक्सपोर्ट के केस में P0103 और P0802 सर्विस एक्सपोर्ट के केस में आपको RBI को पर्पस कोड देना पड़ता है। इस तरीके से इंड AS 115 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो ये आपने देखा कौन सा प्रोसेस, नॉर्मल पीजीआई का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर VA01 जो है ना सेल्स ऑर्डर क्रिएट हुआ, ओबीडी हुआ, VL01N से उसके बाद पीजीआई हुआ। पीजीआई होते के साथ एंट्री पास हो गई जिससे आपका इन्वेंट्री रिड्यूस हो गया और एक्सपेंस में कॉक्स खड़ा हो गया। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं फिर बिलिंग हुआ। बिलिंग में आप क्या करते हो, रेवेन्यू लाए। उसके बाद फिर क्या करते हो, पेमेंट आया उसका पोस्टिंग किए। अगर पेमेंट के साथ TDS डिडक्ट किया है तो उसकी भी एंट्री को ध्यान में रखे। फेमा कंप्लाइंस वगैरह सबको आप ध्यान में रखते हो। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट होने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यहाँ पर। यह है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इंड AS का। यहाँ पर O2C कलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, जहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड अकाउंटिंग होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो मोर देन 1 ईयर में आपके कंप्लीट होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट EPC या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में रेवेन्यू पीजीआई बेस्ड नहीं होता है।
ठीक है। रेवेन्यू वहां पर तो क्या था कि भाई ऑर्डर आया, आपने जो है ना ओबीडी किया, पीजीआई किया, उसके बाद जो है ना माल बेच दिया, पैसे लिए और पैसे का बुकिंग कर दिया, ठीक है, इतना ही कहानी हुई। यहाँ पर कहानी चेंज होती है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर बोलता है कि रेवेन्यू पीजीआई बेस्ड नहीं होता, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज होता है। ऐसा इंड एस 115 बोलता है। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा होते जाएगा आपका रेवेन्यू बुक हो जाएगा। यहाँ पर इनवॉइस जनरेट बाद में होगा। हो सकता है कि जो आपका इनवॉइस बिलिंग नहीं हुआ है लेकिन आपका रेवेन्यू बुकिंग किया जाता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे, और जो अनबिल्ड रह जाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स बोलते हैं, उसकी भी एंट्री पास होती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डिफिनेशन और डब्ल्यूबीएस जो है ना यहाँ पर क्रिएट होते हैं, यानी कि CJ20N के हिसाब से प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं। उस प्रोजेक्ट पर जो भी कॉस्ट गिरता है वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, जो कि आपको CGI3 रिपोर्ट में दिख जाते हैं। मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट जो भी है, कॉस्ट रिपोर्ट मॉनिटर किए जाते हैं CGI3 से या KOB1 से। अब जहाँ तक बात करते हैं उस पीरियड एंड में रिजल्ट एनालिसिस या WIP कैलकुलेशन रन होता है KKA2 में, जिसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट होते हैं, जिसमें सिस्टम डिटरमाइन करता है कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो KKAJ, KKA2 ये याद रखना जरूरी है। KKA2, KKA2, KKA2 ये आप ध्यान रखो। यहीं पर ट्विस्ट आ जाता है कि SAP में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन KKA2 से ही डिटरमाइन होता है, KKA2 से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वर्क परफॉर्म हो गया है लेकिन इनवॉइस रेज नहीं हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स अनबिल्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड होता है। ये कौन बोलता है आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स इस वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए? इंड एस 115 बोलता है कि अनबिल्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। पोस्टिंग मेथड दो तरीके से हो सकता है, या तो आप यहाँ पर FB50 का यूज करो या F-02 का, या फिर ऑटोमेटिक KKAJ रिपोर्ट रन होगा। अब जो KKA2 में आपका जो परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है वो पता चलता है, तो KKAJ रिपोर्ट अकॉर्डिंगली रन होता है। सेटलमेंट के समय CJ88 जब एग्जीक्यूट होता है भाई साहब, CJ88 CGI3 का जो सेटलमेंट होता है ना उसका CJ88 से जब एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे रिजल्ट एनालिसिस वैल्यू GL में पोस्ट हो जाती है। यहाँ पर एक एंट्री बनती है कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोजेक्ट रेवेन्यू अकाउंट। देखो प्रोजेक्ट रेवेन्यू यहाँ पर आप बुक करो किस अमाउंट के लिए? जो अनबिल्ड अमाउंट है, ठीक है, अनबिल्ड अमाउंट है। मान लीजिए आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से आपको क्या करना था, 100 करोड़ का रेवेन्यू बुक करना था, लेकिन बिलिंग का क्राइटेरिया जो है वो केवल 80 करोड़ पूरा करता है। तो 20 करोड़ आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, तो वो कैसे करोगे? वो तो बिलिंग के माध्यम से होगा नहीं, तो वो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को डेबिट करके प्रोजेक्ट रेवेन्यू को क्रेडिट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जब आप बिलिंग करते हो तो यही कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जो है वहां पर क्रेडिट हो जाएगा बिलिंग करते टाइम में। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको क्या करना था, यहाँ पर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करके रेवेन्यू जो है ना एंट्री पास करनी चाहिए थी, ठीक है, रेवेन्यू बुक करने के लिए। एकदम सिंपल 12th के लैंग्वेज में बोले तो। लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को डेबिट कर दिया, बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स चला गया, और उसके बाद जो है ना सेल्स की जगह पर प्रोजेक्ट रेवेन्यू जो है वो मान लीजिए बुक हो गया। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप बिलिंग करते हो तो यहाँ पर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स आप नहीं करके आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स को क्रेडिट कर दोगे। इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है और बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जैसे डेटर्स खड़ा होता है ना, वैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स खड़ा होता है। कस्टमर इनवॉइस रेज होता है FB70 से कस्टमर इनवॉइस या माइलस्टोन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो FB70 से ये वाला जो आपका जो एंट्री होती है ना वो KKAJ के थ्रू होती है, FB50 या F.02 के थ्रू होती है। यहाँ पर जो बिलिंग होती है, जैसे आप बिलिंग करते हो VF01 से या फिर FB70 के हिसाब से जो भी बिलिंग होती है, ठीक है। अब अनबिल्ड रेवेन्यू रिवर्स हो जाता है और नॉर्मल अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है। कस्टमर से पेमेंट रिसीव होने पर वही F28 इनकमिंग पेमेंट क्लियरिंग होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर यानी कि डेटर्स अकाउंट, ठीक है, उसको क्रेडिट कर देते हो। GST लायबिलिटी जनरली इनवॉइस रेज होने पर अप्लाई होती है, क्योंकि टैक्स इनवॉइस होना क्राइटेरिया होता है सेक्शन 31 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग इस इमेज को इसी चीज से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म EPCG इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में रेवेन्यू PGI बेस्ड नहीं होता है, रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज होता है इंड 115 के हिसाब से, ठीक है। परफॉर्मेंस जैसे ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करना है। CJ20N से प्रोजेक्ट और WBS क्रिएट होता है, उस WBS पे खर्चा गिरता है, उसके बाद रिजल्ट का एनालिसिस जो है वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन KKA2 से आपको पता चलता है। जब आपका CJ88 के टाइम में KKAJ रिपोर्ट रन होता है या फिर FB50 से या फिर F.02 से, आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स टू प्रोजेक्ट रेवेन्यू आप जो है ना जर्नल एंट्री पास करते हो, जिससे PNL में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाता है और बैलेंस शीट में डेटर्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स क्रिएट हो जाता है। बिलिंग के टाइम में आप क्या करते हो कि उसको रिवर्स कर देते हो,
ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो जीएसटी लायबिलिटीज वगैरह सब क्रिएट होती है। तो सेम कहानी यहाँ पर वापस लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको O2C प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।